चलिए आज हम पढ़ाई करेंगे अध्याय 1। ये हमारा भूगोल विषय है। ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी के अंतर्गत हमारा अध्याय 1 होगा। अध्याय पहला। और अध्याय पहला जो है वो हमारा ब्रह्मांड है। आज हम पढ़ेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और ब्रह्मांड के अंतर्गत जो भी घटनाएं घटित हुई और जो वर्तमान में हम ब्रह्मांड को समझते हैं, यह जो ब्रह्मांड का जो स्वरूप आज हम देख रहे हैं, इस स्वरूप का निर्माण कैसे हुआ। तो ब्रह्मांड की बात करें तो बहुत से ऐसे खगोल शास्त्री हुए, ब्रह्मांड के बारे में अपना विचार दिया उन्होंने। उन्हीं में से एक खगोल शास्त्री रहे हैं, उनका नाम है क्लॉडियस टॉलमी। क्लॉडियस टॉलमी। क्लॉडियस टॉलमी। यह बात जो की जा रही है यह 140 ईस्वी का है, बहुत प्रारंभ की बात है। और इन्होंने ब्रह्मांड का नियमित अध्ययन किया और उस अध्ययन से यह बात पता चला कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो जियोसेंट्रिक है। हमारा जो ब्रह्मांड है वो क्या है? जियोसेंट्रिक है। हमारा जो ब्रह्मांड है वो जियोसेंट्रिक है। अब इस शब्द को समझिए। जियोसेंट्रिक का मतलब, जियो का मतलब होता है भू, और भू का मतलब होता है पृथ्वी। ठीक है, भू और भू का मतलब होता है पृथ्वी, और सेंट्रिक का मतलब होता है केंद्रित। तो उन्होंने कहा कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो जियोसेंट्रिक है, अर्थात भू केंद्रित है। कहने का मतलब कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, और सभी जो खगोलीय पिंड हैं वो पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी केंद्र में हो गई और चारों तरफ इसके जो खगोलीय पिंड हैं, जो ग्रह है, उपग्रह है, सब इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। इस अवधारणा के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और तथा सूर्य व अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। ये शब्दशः इन्होंने बात कहा था। ब्रह्मांड के संदर्भ में यह अवधारणा लंबे समय तक बनी रही, बहुत लंबे समय तक बनी रही। ये जो अवधारणा थी ये जो कि भू केंद्रित है, यह जो अवधारणा है बहुत लंबे समय तक बनी रही। अब लंबे समय तक बनी तो कितनी लंबे समय तक बनी रही? लगभग अगर हम बात करें तो 7 से 800 वर्षों तक, मतलब 7 से 8 शताब्दी तक। बहुत सोचने वाली बात है कि इतने सालों तक दुनिया के लोग ये जानते थे कि हमारा ब्रह्मांड जो था वो भू केंद्रित था, अर्थात ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी और सूर्य और अन्य जो ग्रह हैं वो पृथ्वी के चक्कर काट रहे हैं। ब्रह्मांड के संदर्भ में यह धारणा लंबे समय तक तो बनी रही, लेकिन 1543 ईस्वी में क्या हुआ? पोलैंड के एक आधुनिक खगोल शास्त्र आए। पोलैंड के एक आधुनिक
खगोल शास्त्री आए आए और उनका नाम था निकोलस कॉपरनिकस। निकोलस कॉपरनिकस। उन्होंने इस अवधारणा को काटते हुए उन्होंने ये कहा कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो हेलियोसेंट्रिक है। हेलियोसेंट्रिक, हमारा जो ब्रह्मांड है वो हेलियोसेंट्रिक है, मतलब सूर्य केंद्रित है। सूर्य केंद्रित। अब आप बात समझ गए होंगे कि केंद्र में कौन रहेगा, तो सूर्य रहेगा। केंद्र में सूर्य, और सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर काट रहे हैं वो पृथ्वी और अन्य ग्रह चक्कर काट रहे हैं। उसके पश्चात ब्रह्मांड के संदर्भ में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया, और बहुत बड़ी बात थी ये कि एक अवधारणा को काटते हुए जब नई अवधारणा आती है तो वास्तव में क्रांतिकारी परिवर्तन समाज को देखने को मिलता है। इस अवधारणा के तहत कॉपरनिकस ने यह बात बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है। 1805 ईस्वी में ब्रिटेन के खगोल शास्त्री विलियम हर्शेल ने दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन कर बताया कि सौरमंडल आकाशगंगा का एक अंश मात्र है। एक विलियम हर्शेल हुआ करते थे 1805 ईस्वी के आसपास। उन्होंने सौरमंडल आकाशगंगा का एक अंश मात्र है, उन्होंने दूरबीन से देख करके बताया था, ये बात कही थी उन्होंने। और अमेरिका के खगोल शास्त्री एडविन पी हब्बल ने 1925 ईस्वी में यह स्पष्ट किया कि दृश्य पथ में आने वाले ब्रह्मांड का व्यास लगभग 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है तथा इसके अंतर्गत हमारी आकाशगंगा की भांति लाखों आकाशगंगाएं स्थित है। इसके बाद ब्रह्मांड की अवधारणा में क्रमिक परिवर्तन एवं इसकी उत्पत्ति की व्याख्या के संदर्भ में कई सिद्धांत भी दिए गए हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी ये बीच में जो दो खगोल शास्त्रियों के बारे में कहा गया, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण जो पहले हम लोगों ने ये जो बात किया कि ये जो भू केंद्रित है और ये फिर उसके बाद सूर्य केंद्रित हो जाता है, ये जानना ज़रूरी है क्योंकि प्रारंभ की चीज़ें हैं, ज्योग्राफी शुरू हो रही है, तो थोड़ा सा ये हम जानेंगे तो आगे कंटिन्यूटी बनी रहेगी। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में कई सिद्धांत दिए गए हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में कई सिद्धांत दिए गए हैं। इसमें पहला सिद्धांत जो होता है वो है बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत, ठीक है। बिग BIG और BANG बैंग, ठीक है। थियरी, इसको थियरी बोलेंगे, ठीक है। सेकेंड है साम्य अवस्था सिद्धांत। साम्य अवस्था सिद्धांत, इसको स्टेडी स्टेट थियरी बोलते हैं। स्टेडी स्टेट थियरी, ठीक है। और जो थर्ड है वो है दोलन सिद्धांत, और इसको बोला जाता है पल्सेट करना, उसी वर्ड से इसको बनाया गया है, पल्सेटिंग यूनिवर्स थियरी, ठीक है। तो इन्होंने जो बिग बैंग थियरी
जो जिन्होंने दिया है उनका नाम है जॉर्ज लेमेंथेयर। जॉर्ज लेमेंथेयर, लेमेंथेयर, ठीक है, लेमेंथेयर। और जो साम्यावस्था का सिद्धांत का जो प्रतिपादक थे उनका नाम था थॉमस गोल्ड, ठीक है, थॉमस गोल्ड एवं हरमन बांडी। और दोलन सिद्धांत जिन्होंने दिया है उनका नाम है डॉक्टर एलन संडेज। अब इसमें देखिए एक बात ध्यान देने वाली बात है कि जो प्रचलित सिद्धांत है वो बिग बैंग है, ठीक है। जो प्रचलित, जो सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है या जो सर्वाधिक प्रचलित है, जिसको ज़्यादा मान्यता मिला हुआ है, वो बिग बैंग थियरी है, ठीक है। तो बिग बैंग थियरी को थोड़ा सा हम विस्तार से देखेंगे कि बिग बैंग थियरी में क्या है। और बिग बैंग थियरी जो है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पीछे बिग बैंग थियरी को ही बहुत बड़ा जिम्मेदार माना जाता है। तो बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया है? जॉर्ज लेमेंथेयर, जॉर्ज लेमेंथेयर सर ने ये सिद्धांत दिया है। इसमें इन्होंने कहा है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में, अगर ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बात किया जाए, ब्रह्मांड के उत्पत्ति के संबंध में अगर बात किया जाए तो यह सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। क्या है यह सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है, सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है, सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है, ठीक है, सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन बेल्जियम के खगोल शास्त्री एवं पादरी जॉर्ज लेमेंथेयर ने किया है, जो कि हमने यहाँ पे देखा ये, ठीक है। ये बेल्जियम के वो थे, खगोल शास्त्री और पादरी भी थे। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व। अब थोड़ी इसके बारे में बात करते, थोड़ा सा अंदर चलते हैं बिग बैंग थियरी के अंदर। तो इतने अरब वर्ष पूर्व, मतलब 13.7 अरब वर्ष पूर्व की बात है कि जो वर्तमान जो ब्रह्मांड है वह उस समय एक अत्यधिक सघन, जो ब्रह्मांड है उस समय एक अत्यधिक सघन, मतलब हाईली डेंस स्थिति में था। और इसका जो ताप था वो भी मतलब अत्यंत उच्च तापमान, इसका जो ताप था वो अत्यंत उच्च तापमान था, हाई टेम्परेचर। तो दो दशाएं थी उस समय। 13.7 अरब वर्ष पूर्व जो ब्रह्मांड था वो कैसा था? अत्यधिक सघन और अत्यंत उच्च तापमान वाले एकल पिंड, जो ब्रह्मांड था वो एक एकल पिंड के रूप में था, ठीक है, एकल पिंड के रूप में था। और इस एकल पिंड की जो दशाएं थीं वो क्या थीं? अत्यधिक सघन। जो यह एकल पिंड जो था, ये मान लीजिए कि ये कोई एकल पिंड है और ये एकल पिंड की दो दशाएं थीं। एक तो है अत्यधिक सघन, ठीक है, फिर से लिख दे रहे हैं, समझना जरूरी है।
अत्यधिक सघन, और दूसरा है अत्यंत उच्च तापमान, अत्यंत उच्च तापमान। ठीक, ये जो क्या है, ये पिंड है। ठीक, ये पिंड क्या हुआ इसके में जो चीज़ें बताई गई वो अत्यधिक सघन और अत्यंत उच्च तापमान, इस पिंड में ये दशाएं बनी उस समय 13.7 अरब वर्ष पहले। और इसी पिंड के रूप में हमारा पूरा ब्रह्मांड था, जिसे सिंगुलैरिटी के नाम से भी जाना जाता है। सिंगुलैरिटी ये भी नाम दिया जाता है। इस पिंड में एक महाविस्फोट हुआ, ऐसा इस बिग बैंग थियरी में यही मेन चीज़ है, बताया गया है कि इसमें महाविस्फोट हुआ। ठीक है, इसमें महाविस्फोट हुआ, बिग बैंग, इसी को बोला गया है बिग बैंग। ठीक है, क्या हुआ, बिग बैंग हुआ, महाविस्फोट हुआ। और जब विस्फोट हुआ तो इसके बाद क्या हुआ कि इसमें जो पदार्थ थे, इस पिंड में जो पदार्थ समाहित थे, उनका बिखराव प्रारंभ हो गया। विस्फोट के बाद बिखराव प्रारंभ हो गया। ठीक है, एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं इस तरह से। ठीक है, बिखराव प्रारंभ हो गया, और कालांतर में, मतलब समय बीतने के साथ साथ, इन्हीं पदार्थों के समूहन से ब्रह्मांडीय पिंडों एवं आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। तो इसमें आप कैसे लिख सकते हैं, आगे का देखिए। जब बिखराव हुआ तो बिखराव होने के बाद समय बीतने के साथ साथ इसी को एक वर्ड में बोला जाता है कालांतर। ठीक है, कालांतर में, ठीक है ना, इसी में बोला जाता है कालांतर में, मतलब कालांतर का मतलब काल का अंतर, तो मतलब कि समय जैसे जैसे बीतता गया, उसी के साथ क्या हुआ कि इन्हीं पदार्थों के समूहन से उनका ग्रुप बन गया। ठीक है, समूहन से ब्रह्मांडीय पिंडों एवं आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। ब्रह्मांडीय पिंडों एवं आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। ठीक है, इतना तो समझ में आया। और फिर क्या हुआ, पुनः इसमें फिर विस्फोट हुआ। ठीक है, और पुनः विस्फोट से जो पदार्थ निकले, ठीक है, पुनः विस्फोट से पदार्थ निकलने के बाद ग्रहों व उपग्रहों का भी निर्माण हुआ। और इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। अब इसको लिख सकते हैं कि इस प्रकार
बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ठीक है। और इसमें अभी कहा जाता है कि इसी प्रक्रिया से तभी से ब्रह्मांड में निरंतर विस्तार जारी है। ये भी कहा जाता है कि अभी विस्तार जो है वो जारी है और इसे विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना भी कहा जाता है। इसके साक्ष्य के रूप में आकाशगंगाओं के बीच बढ़ती दूरी का संदर्भ दिया जाता है कि जो आकाशगंगाएं हैं ये, और ये कि आकाशगंगा यहाँ है, तो इनके जो बीच की दूरी है वो बढ़ रही है। ठीक है। ये आकाशगंगाएं हैं, एक ये आकाशगंगा, इनके बीच की दूरी बढ़ रही है। तो ये साक्ष्य माना जाता है कि अभी प्रसार हो रहा है। जो मतलब जो विस्फोट हुआ था उसका भी प्रभाव बना हुआ है, कहने का मतलब ये है। और खगोलविदों का मानना है कि तेजी से ब्रह्मांड के विस्तार की यह जो दर है उस रहस्यमय डार्क फोर्स या एनर्जी के कारण है जो आकाशगंगाओं को अलग कर रही हैं। बिग बैंग के बचे हुए कणों को कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड भी कहा जाता है। तो आज हमने क्या देखा, बिग बैंग थियरी। और बिग बैंग थियरी देखने से एक कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में क्लियर हो गया कि इसी थियरी से, यही थियरी जो है सर्वमान्य है, सर्वाधिक मान्य है, सर्वाधिक मान्य थियरी है, अन्य थियरी की अपेक्षा सर्वाधिक मान्य थियरी है। तो हमने देखा ये। तो आज बस इतना ही, और हम कल अगला इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो आगे हम बात करेंगे आकाशगंगा के बारे में, आकाशगंगा, ठीक है, जिसको हम गैलेक्सी बोलते हैं। ठीक। तो ये नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम आकाशगंगा पढ़ेंगे और बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे ही हम अभी विस्तार से पढ़े ना हम लोगों ने कि ब्रह्मांड कैसे हुआ, क्या हुआ, उसमें 3 थियरी दिए गए। उसमें से सबसे सर्वाधिक मान्य थियरी बिग बैंग थियरी है, सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। उसके बाद बिग बैंग के अंतर्गत क्या होता है हमने ये सारा देखा। ठीक है। तो इसी तरह से हम गैलेक्सी भी देखेंगे और गैलेक्सी के बारे में पढ़ेंगे, और एकदम बेसिक से, जैसे एनसीईआरटी हम पढ़ते हैं ना, एकदम उस बेसिक से चल रहे, कोई एग्ज़ाम में आने वाला कोई क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। तो हम क्या काम करेंगे कि पहले अभी हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सिलेबस, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे प्रश्नों का। ठीक, प्रश्नों का प्रैक्टिस इसी लैंग्वेज में, इसी लहजे में हम पढ़ेंगे। ना ही कोई बहुत टेक्निकल वर्ड का यूज करना है, ना ही बहुत क्लिष्ट शब्दों का यूज करते हुए नहीं पढ़ना है। बस केवल सी आसान भाषा में हम पढ़ते चलेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे, और बहुत आसानी से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और हम आगे चलेंगे। फिर हम प्रश्नों का प्रश्न पत्र बनाएंगे और पेपर बनेगा, और उस पेपर को आपको हम शेयर करेंगे टेलीग्राम के माध्यम से। तो टेलीग्राम से तो जुड़ ही जाइए आप लोग। ठीक है। तो हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, और जो सिलेबस कंप्लीट होती जाएगी, जैसे कि हम ब्रह्मांड पढ़ रहे हैं, अगर हम पूरा ब्रह्मांड पढ़ लेंगे जिसमें गैलेक्सी आया और भी जो तारों के बारे में पढ़ेंगे, तो पढ़ने के बाद एक साथ प्रश्न देंगे हम, और हम हल भी करेंगे। तो प्रैक्टिस कराएंगे, फिर पेपर आप लोगों को मिलेगा। फिर आगे इसी तरह चलते चलेंगे, पूरा ज्योग्राफी इसी तरह से ख़त्म होगा एकदम आसान भाषा में। तो बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे आकाशगंगा। ठीक है, आकाशगंगा जिसे हम गैलेक्सी कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, कोई डाउट हो
तो कमेंट बॉक्स तो है ही है, देख लीजिएगा। ठीक है, तो फिर आज इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। धन्यवाद।